फिल की रास्ते में क्या फ्रांस का लालच आ गया है? तेजस से भारत करेगा बाजीमारी। जानेंगे आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है। वहीं चाइना को चाइना के ही तरीके से मात देने के लिए अब भारत आगे बढ़ रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। लोहा लोहे को काटता है, ये पुरानी कहावत आज के भारत फ्रांस रक्षा सौदे पर एकदम सटीक बैठती है। फ्रांस अपनी राफेल लड़ाकू विमानों की चमक को बरकरार रखने के लिए हर जतन कर रहा है, लेकिन उसका लालच उसे भारी पड़ सकता है। दूसरी ओर भारत अपने स्वदेशी तेजस MK2 के साथ अपने पैरों पर खड़ा होने के राह पर चल पड़ा है। अपने पैरों पर खड़ा होने के राह पर चल पड़ा है। क्या फ्रांस का ये खेल उसे उसी तरह ले डूबेगा जैसे इतिहास में स्पेन का सोने का लालच उसे गर्त में ले गया था? फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने राफेल को दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत ने भी साल 2016 में 36 राफेल जेट्स का सौदा किया, जो अब भारतीय वायुसेना की शान बढ़ा रहा है। लेकिन अब फ्रांस की नजर भारत के 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट सौदे पर टिकी है। वह चाहता है कि भारत और राफेल खरीदे, लेकिन उसकी एक पंथ दो काज वाली नीति परेशानी खड़ी कर सकती है। फ्रांस ने जेट इंजन की तकनीक देने से हाथ खींच लिया है, जिससे भारत को लग रहा है कि मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात हो रही है। फ्रांस का ये रवैया राफेल की साख को धक्का पहुंचा सकता है। अगर वह तकनीक साझा करने में आनाकानी करेगा तो भारत जैसे बड़े खरीदार उससे मुंह मोड़ सकते हैं। यहीं से तेजस की एंट्री होती है हर मर्ज की दवा बनने की तैयारी में। 16वीं सदी में स्पेन दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री ताकत था। उसने अमेरिका से सोना लूट कर अपनी तिजोरियां भरी, लेकिन लालच बुरी बला साबित हुई। स्पेन ने अपनी नौसेना को मजबूत करने के बजाय सोने की चमक में अंधा होकर बाकी यूरोप से पीछे छूट गया। 1588 में इंग्लैंड ने अपनी छोटी लेकिन चतुर नौसेना से स्पेन के अजय अमार्डा को धूल चटा दी। लालच ने स्पेन को ऐसा सबक सिखाया कि वो कभी उबर नहीं पाया। आज फ्रांस के सामने कुछ ऐसा ही संकट है। अगर वो टेक्नोलॉजी देने में कंजूसी करेगा और सिर्फ जेट बेचने पर जोर देगा तो भारत जैसे देश उसकी चाल में न आएंगे और अपने दम पर आगे बढ़ेंगे। भारत का तेजस MK2 अब खड़ा होकर जवाब देने की तैयारी में है। यह स्वदेशी लड़ाकू विमान न सिर्फ हल्का और बहुउद्देशीय है, बल्कि राफेल और अमेरिका के F-16 से भी टक्कर लेने को तैयार है। तेजस की रेंज 3500 किलोमीटर है और ये 2300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इसके साथ ही ये स्पाइस 2000 और अस्त्र मिसाइल जैसे हथियारों से लैस होगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने हाल ही में कहा है कि भारत को हर साल 35 से 40 लड़ाकू विमानों की जरूरत है और स्वदेशी हथियार ही लंबी लड़ाई में काम आएंगे। आत्मनिर्भर भारत का नारा अब हकीकत बन रहा है। अगर तेजस MK2 उम्मीदों पर खरा उतरता है तो भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि रक्षा बाजार में शेर की सवारी करने लगेगा। मलेशिया पहले ही तेजस खरीदने को तैयार है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इसमें दिलचस्पी दिखला रहे हैं। फ्रांस अगर अपने पत्ते सही से नहीं खेला तो राफेल की चमक फीकी पड़ सकती है। दूसरी ओर भारत तेजस के साथ दो नावों में सवार होने की स्थिति में आ सकता है। अपनी सुरक्षा मजबूत करने के साथ साथ वैश्विक बाजार में दबदबा बनाना। इतिहास गवाह है कि जो देश वक्त की नब्ज पकड़ लेता है वही आगे बढ़ता है। क्या भारत ये मौका भुनाएगा या फ्रांस अपने लालच पर काबू पाकर दोस्ती निभाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से चल रही है चीजें, फ्रांस कहीं अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत तो नहीं बुला रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना के लिए भी भारत का एक बड़ा प्लान निकलकर सामने आया है। चाइना जो अब तक भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को समेटने के चक्कर में था, वो चीज अब खत्म होते हुए दिख रही है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये कहावत अब भारत पर लागू नहीं होती है। आज भारत अपनी समुद्री ताकत को 7 समंदर पार ले जाने की तैयारी में है। भारत सरकारी कंपनियों का एक समूह बनाकर विदेशों में बंदरगाहों को विकसित और संचालित करने जा रहा है। ये कदम चीन की नकल जैसा लगता है, जो दुनिया भर में बंदरगाहों का जाल बिछाकर सह और मात का खेल रहा है। लेकिन इस 19वीं सदी के ब्रिटिश साम्राज्य की झलक भी दिखती है, जिसने समुद्र को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। क्या भारत भी अंधेरे में तीर मारने के बजाय सोची समझी चाल चल रहा है? चीन ने एक पंथ दो काज की नीति अपनाई थी। उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा, पाकिस्तान के ग्वादर और ग्रीस के पीरियस जैसे बंदरगाहों पर कब्जा जमाकर अपने व्यापार और प्रभाव को फैलाया। ये बंदरगाह सिर्फ माल ढोने के लिए नहीं, बल्कि हिंद महासागर में भारत को आंख दिखाने के लिए भी है। दुनिया का 95% व्यापार
व्यापार समुद्र से होता है और चीन ने इसे हाथ की सफाई से अपने हक में कर लिया। अब भारत ने ठान लिया है कि अब की बार अपनी सरकार यानी कि अपनी शर्तों पर खेल होगा। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल कहते हैं कि वैश्विक शिपिंग नेटवर्क को बिना भारत नौ विनिर्माण में आगे बढ़ सकता है और न ही अपनी आपूर्ति को सुरक्षित कर सकता है। इसलिए भारत ने चीन का रास्ता पकड़ा है, विदेशों में बंदरगाह बनाने का प्लान किया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ नकल नहीं है बल्कि इतिहास से सबक लेने की भी है। 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य ने सूरज कभी नहीं डूबता था इस वाला रुतबा हासिल किया था और इसका राज था समंदर। सिंगापुर, हांगकांग, अदन जैसे बंदरगाह ब्रिटेन की ताकत का आधार बने थे। सिंगापुर की बात करें तो 1819 में सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने इसे एक छोटे से द्वीप से व्यापार का केंद्र बना दिया था। 1867 तक ये यहाँ हर साल 20 मिलियन पाउंड का व्यापार संभाल रहा था। ब्रिटेन ने इन बंदरगाहों को सिर्फ बनाया नहीं बल्कि अपनी नौसेना से लोहे के हाथ में रखा और दुनिया पर हुकूमत किया। भारत आज उसी राह पर है। जैसे ब्रिटेन ने डच और फ्रांसीसी ताकतों को बंदरगाहों से काटा, वैसे ही भारत चीन की घेराबंदी को तोड़ना चाहता है। अपने दम पर खड़े होने के लिए भारत का ये दांव खेल बदलने वाला हो सकता है। भारत का ये कदम दो नावों पर सवारी जैसा है। एक तरफ वो अपने व्यापार को मजबूत करना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कच्चा माल सब कुछ समुद्र से आता जाता है। दूसरी तरफ भू राजनीति का खेल है। हिंद प्रशांत में क्वाड जैसे गठजोड़ में भारत की आवाज तभी बुलंद होगी जब उसके पास ताकत होगी। अगर ये प्लान कामयाब रहा तो भारत मुंह में राम बगल में छुरी वाली स्थिति से बचकर अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करेगा। इतिहास से एक सीख भी है, लालच बुरी बला है। ब्रिटेन ने जहां नौसेना और कूटनीति से काम लिया, वहीं भारत को सिर्फ बंदरगाह बनाने से आगे सोचना होगा। उसे दोस्ती, निवेश, नौसैनिक ताकत चाहिए। चीन की तरह कर्ज का जाल बिछाने के बजाय अगर टिकाऊ साझेदारी बने तो ये सोने पे सुहागा होगा। भारत की समुद्री महत्वाकांक्षा अभी पहला कदम है, लेकिन वक्त की नब्ज पकड़ने का मौका साफ दिखता है। चीन की नकल और ब्रिटेन की मिसाल से सबक लेकर भारत अपने रंग जमाने की राह पर है। अगर ये चाल कामयाब हुआ तो 2 सदी पहले ब्रिटेन ने समुद्र से जो रुतबा बनाया वही अब भारत का हो सकता है। अब ये देखना है कि भारत इस मौके को भुनाता है या नहीं, क्योंकि जो वक्त से आगे चलता है वही इतिहास लिखता है। क्योंकि कहते हैं ना, समंदर की लहरें बोलती है, जो सुन लेता है वही जीतता है। ये बात आज के नौसैनिक रणनीति पर एकदम फिट बैठती है। भारत अब सिर्फ अपनी तटों की रखवाली नहीं करना चाहता है बल्कि 7 समंदर पार अपनी ताकत का परचम लहराना चाहता है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ और वैश्विक व्यापार जरूरतों ने भारत को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मजबूर किया है। क्या भारत की ये रणनीति उसे समंदर का नया सिकंदर बनाएगी, जैसे कभी पुर्तगाल ने 16वीं सदी में समुद्री रास्तों पर कब्जा जमाया था? हिंद महासागर भारत के लिए एक दोधारी तलवार है। ये मौका भी देता है, चुनौतियां भी देता है। दुनिया का 90% से ज्यादा व्यापार समुद्र से होकर गुजरता है और भारत इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण एक बेहद अहम खिलाड़ी है। लेकिन चीन ने अपने मोती की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्लान से भारत को घेरने की कोशिश करी है। श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान में बंदरगाह बनाकर वो ऐसी कोशिश कर रहा है। भारत ने इसी का जवाब और सिक्योरिटी ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन नीति से दिया है, यानी कि सागर से, जिसमें नौसेना को मजबूत करने के साथ साथ भारत अब यहाँ बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।